नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है और लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस एग्ज़ाम जो कि 17 मार्च को है, उस एग्ज़ाम को लेकर के भी बहुत से बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार। तो बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि मैम अब आप रिवीजन करा दीजिए कुछ टॉपिक्स के जो आपने कराए हुए हैं। तो मेरी लिस्टिंग वीडियो है, आप देखेंगे इसमें लिस्ट बनी हुई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज मैंने साइंस का टॉपिक लिया, इसमें मैं छोटी छोटी लिस्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। तो 10 डेज़ मैं कोशिश करूँगी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको रिवाइज़ भी कराती चलूँ, तो ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज़ कर लोगे, एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि नॉर्मली क्लास चल रही है, दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ चल रही है, अब इसमें हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपको रिवाइज़ भी करा दूँ। तो आज बायो पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आज आपको लर्न कराऊंगी। इसके अलावा डेली में कुछ ना कुछ आपको रिवाइज़ कराती रहूँगी। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको प्रिपेयर करते रहिए। अभी जो मैं करा रही हूँ वो एक लिस्ट के फॉर्म में होगा, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ रात में 9 बजे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी आरओ 2023 के लिए, जो कि कंप्लीट होने वाली है। 1000 क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब मैं अगले 500 टॉप 1000 क्वेश्चन के बाद अब टॉप 500 क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा तो 1000 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मैं करा दूंगी, जिसमें कि यूपी जीके, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इस तरीके से कल से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो आज जो टॉपिक है जीव विज्ञान में, इसमें जो पहली लिस्ट है इसमें हमें देखना है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी आपको सेल दे दी जाती है, सेल के पार्ट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी कोशिकांग हैं उनसे रिलेटेड जो उनके कार्य हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें देखेंगे सेल ऑर्गेनेल, वो है राइबोसोम। राइबोसोम में आप देखेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है राइबोसोम। और जो लाइसोसोम है ये आत्महत्या की थैली होती है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार होते हैं। ये फैक्ट आपको ऐसे ही याद करना है, लेकिन समझ लेंगे तो आपको और आसानी रहेगी याद करने में कि लाइसोसोम क्या करता है, जब भी किसी चीज़ को इनगल्फ करता है, जो फूड पार्टिकल है, अनवांटेड है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, बाहरी पदार्थ है जो कि अनवांटेड है, उसको अपने आप अंदर इनगल्फ करेगा, अंदर खा लेगा और उसी के साथ वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है या इसकी हाइड्रोलिसिस टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इसको। फिर देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रो का मतलब सेंटर, सेंटर आ रहा है ना बीच में, तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम, सेंटर में आकर के डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है, तो सेंट्रोसोम हो गया। फिर है हरित लवक। हरित लवक ये मंड संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है। मतलब ये जो हरित लवक है यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है हरित लवक, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्च का, मंड को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है अवर्णी लवक, ये खाद्य संग्रह में सहायक होता है। अवर्णी मतलब वर्ण का मतलब होता है कलर, और जिनमें वर्ण नहीं होगा वो वाले लवक। इस तरीके से आपको मैं देखिए एक एक वर्ड तोड़ करके याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं, जिस तरीके से मैं याद करा रही हूँ तो याद हो जाएगा। अवर्णी लवक क्या करेगा, खाद्य संग्रह में सहायता करता है। तो जो फूड पार्टिकल्स होंगे इनके, जो अपना खाना है उसका संग्रह कहाँ करेंगे, अवर्णी लवक करते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र, ये क्या करेंगे, ये जीन वाहक होते हैं, अर्थात क्रोमोसोम क्या करते हैं, जो जीन्स हैं उनको कैरी करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो क्या करेंगे, गुणसूत्र का कार्य है, वो कैरी करेंगे जीन को। कोशिकीय कार्यों का भी नियंत्रण करते हैं गुणसूत्र। फिर कोशिका भित्ति याद करिए, देखिए कोशिका भित्ति मैंने आपको याद भी कराया है। कोशिका भित्ति होती है और प्लाज्मा झिल्ली होती है। पेड़ पौधों में आप देखोगे कोशिका भित्ति भी होगी, कोशिका झिल्ली भी होगी, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल होती है या हम लोगों की सेल है, वहाँ पर क्या होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगी, वॉल नहीं होगी, हार्ड नहीं होती ना, रिजिड नहीं होती स्किन, देखिए आप अपनी। तो कोशिका भित्ति में आप देखेंगे कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करेगा, प्लांट को एक रिजिडिटी, दृढ़ता, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है कोशिका भित्ति, और कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। फिर प्लाज्मा झिल्ली है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करती है। मतलब इसमें क्या होगा कि ये कोशिका झिल्ली एक तरफ से एक दरवाज़ा समझिए
क्या है, इस दरवाजे के ज़रिए से आप देखते हो ना घर में कि सिलेक्टेड लोग ही आ जा सकते हैं, हर कोई तो नहीं आ सकता ना, अंदर गेट तो इसीलिए लगा होता है, दरवाज़ा तो इसीलिए होता है। इसी तरह ये प्लाज्मा झिल्ली सिलेक्टेड चीज़ें ही आने देती है, हर कोई नहीं अंदर आ सकता, बाहर जा सकता। इस तरह से मैं समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगी, पहली बात तो ये भी क्या है, एक सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि ये बस एक कोशिका से दूसरी कोशिका से जो आवागमन है उसको भी करने में हेल्प करेगी। फिर देखिए अंतःप्रदव्य जालिका है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोशिका के भीतर जो पदार्थों का संचार है वो किसकी वजह से होगा, या बोल लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा है। आप समझ में आया ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कार्य, गाड़ी मोटर वाला, वो कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा या फिर अंतःप्रदव्य जालिका करेगा, लेकिन कोशिका के भीतर। ठीक है, तो आंतरिक कोशिकीय परिवहन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है अच्छे से कि ये कोशिकीय श्वसन के लिए सक्रिय स्थल है और ऊर्जा का निर्माण करता है। हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और वो ऊर्जा कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। इसके बाद देखिए वर्णी लवक है, जैसे कि अवर्णी लवक पढ़ा, मतलब इनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक इनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोम का मतलब कलर, वर्ण का मतलब कलर, तो जो लवक कलर कैरी करेगा वो क्या कहलाएगा, वर्णी लवक होगा। अब ये किस में पाए जाएंगे, जिनमें रंग होते हैं, जैसे देखिए फूलों में कलर होता है, वहाँ पे क्या होगा, वर्णी लवक होंगे। फलों में कलर होते हैं, वर्णी लवक है, बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, तो ये वर्णी लवक की वजह से होता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट है। अब आप देखेंगे फ्रूट्स और फल ऐसे होते हैं जिनमें कलर नहीं होते हैं, कलरलेस होते, ज़रूरत ही नहीं होती कलर की, तो वो क्या होंगे, उनमें अवर्णी लवक होंगे। इसके बाद देखिए केंद्रक, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण और कोशिका विभाजन में सहायक होता है ये केंद्रक। तो गोल्जी काय आप समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया था। गोल्जी काय ये क्या करेगा, विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करेगा, संचय और उनके कोशिका का निष्कासन में सहायता करेगा। मतलब कि जो भी पदार्थों का श्रवण है उसका कार्य कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, उनका संचय करना है, उनके कोशिका में निष्कासन करना है, इन सब के लिए गोल्जी काय है। अब देखिए इसमें से जो नाम दिए गए हैं, कुछ विशिष्ट नाम है किसी किसी कोशिकांग के, वो पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी सुसाइडल सेल है या सुसाइडल बैग है, वो लाइसोसोम है। इस तरीके से नाम याद करना है। फिर क्लोरोप्लास्ट याद करिए, अभी हम लोगों ने हरित लवक पढ़ा था, यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये कोशिका के अंदर कोशिका होती है जो कि कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र है, क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या बनेगी, प्रोटीन। कोशिका का जो प्रोटीन संश्लेषण केंद्र है वो राइबोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करेंगे, जो आनुवांशिक गुण होते हैं इनके वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं इन्हीं जीन की वजह से होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, थोड़ा बहुत आप उनकी तरह बाल होते हैं, आपका कलर होता है, या आपका फेस उनसे मैच करता है, किसकी वजह से, इन्हीं जीन की वजह से होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होते हैं। फिर केंद्रक समझिए, कोशिका की समस्त क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है, मतलब जैसे आपका ब्रेन है वैसे कोशिका का भी ब्रेन है, वो कौन है, वो केंद्रक है, न्यूक्लियस है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िए, ये कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी होती है ना, वहाँ पर देखिए वहीं से तो सब कहीं सप्लाई की जाती है लाइट, तो ऐसे ही पावर हाउस अपनी बॉडी का कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा, तो ऊर्जा कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगा, पावर हाउस। बात हो गई कोशिका की। आई होप आपको अब कोशिका से रिलेटेड जो भी ये कोशिकांग दिए जाएंगे इनसे अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सेल की खोज किसने की थी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और आप देखेंगे ये जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो हमें लिस्ट पढ़नी है वो है हार्मोन और एंजाइम, उनके कार्य। तो आपको कोई ना कोई हार्मोन या फिर एंजाइम दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका क्या कार्य है। इसको याद करने के लिए मैं आसानी से आपको याद करा दूंगी, आपको बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो बायो से ही बनते हैं, जीव विज्ञान से या फिर बॉटनी से आप देखें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो आपको इस पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। अब देखिए जो पीयूष ग्रंथि है
ये वृद्धि हार्मोन का श्रावण करती है। सिर्फ वृद्धि हार्मोन का ही नहीं, बहुत से हार्मोन का श्रावण इस पीयूष ग्रंथि से होता है। ये कहिए कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य भी पीयूष ग्रंथि करती है। तो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किससे सिक्रीट होगा? पीयूष ग्रंथि से। तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। इंसुलिन आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी को डायबिटीज़ है तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ना। तो क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ग्लूकोज के लेवल को। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है? ये होता है अग्नाशय से, पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। वहाँ पर लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं, उनमें भी बीटा सेल होती हैं। तो पैंक्रियास से, और पैंक्रियास के लैंगरहैंस की आइलेट्स हैं, वहाँ पर बीटा सेल से, वहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करेगा? आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है या ज़्यादा है उसका स्तर बनाए रखता है। तो इंसुलिन क्या काम करेगा? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज दे दिया गया है, इसका कार्य है ग्लूकोज का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है कार्टिसोल, अधिवृक्क के द्वारा इसका सिक्रीशन होगा। फिर है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अग्नाशय याद करिए, अभी मैंने आपको याद कराया ना इंसुलिन का सिक्रीशन। तो अग्नाशय के ये देखिए आपको दिया गया है, अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनकी बीटा सेल हैं, यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है? जब आपका क्रोध, भय या खतरा महसूस होता है तब ये सिक्रीट होता है। और आपने देखा होगा कभी भी आपके सामने अचानक से गाड़ी आ जाती है तो आप तुरंत हट जाते हो। कैसे? माइक्रो सेकंड्स में काम होता है। किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। आप देखते हो कभी कभी गर्म चीज़ पे आपका हाथ पड़ जाता है, बहुत जल्दी हटा लेते हो ना। तो ये क्रोध, भय, खतरा जब महसूस होता है तब एड्रेनलिन सिक्रीट होता है और बहुत जल्दी आप इसकी वजह से रिएक्ट कर पाते हो। नेक्स्ट है, आप देखिए लाइपेज। लाइपेज होता है अमाशय से सिक्रीट ये। और लाइपेज क्या करता है? फैट को, वसा को पचाने का कार्य करता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे वसा का पाचन कहाँ पर होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन के लिए, और सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशी होता है। इसी तरह एस्पार्टेम याद रखना है, सिंथेटिक स्वीटनर होता है। जैसे कि अभी हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, ऐसे एस्ट्रोजन होता है, ये स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है, और उनकी ओवरी से सिक्रीट किया जाता है, ये एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है फेरोमोन, जो कि डिफरेंट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रीट किया जाता है। एड्रेनलिन, जैसे कि मैंने बताया आपको, और ये सिक्रीट कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्रंथि से। अब आपको याद करना है प्रमुख विटामिन स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूँगी, ऑलरेडी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 का है पेंटोथेनिक एसिड, और विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। अभी यहाँ तक समझिए। देखिए विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल की कमी से होगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखता है। और इसके अलावा ज़ीरोप्थैल्मिया होता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है। खासकर आपको रतौंधी ही लिख कर दिया जाता है मैच करने के लिए, लेकिन इसके साथ ज़ीरोप्थैल्मिया याद कर लीजिए। अब ये विटामिन ए मिलेगा किस में? गाजर में मिलेगा और ज़्यादातर हरी सब्जियों में मिलेगा। इसके साथ साथ दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का जो तेल है इसमें आपको मिलेगा विटामिन ए। अब विटामिन B1, ज़्यादातर आपको विटामिन बी करके मैच करने को दे दिया जाता है, तब मतलब समझ लीजिए विटामिन B1 पूछा गया है, थायमीन। इसकी कमी से होगा बेरी याद कर लीजिए, B1 बेरी, बी से B1 और उसी से बेरी। इसमें ये थायमीन याद रखना, इससे वृद्धि रुक जाती है। ये मिलेगा किसमें? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, इनमें सब में मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन B2, और ये राइबोफ्लेविन कहलाता है, और इसकी कमी से होता है किलोसिस। पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। खासकर आपको ये दो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं भूलनी, विटामिन का नाम, उसका साइंटिफिक नेम और उसकी कमी से होने वाले रोग, ये ज़्यादातर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। विटामिन B3 नियासिन को बोलते हैं, और ये है इसकी कमी से पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। फिर देखेंगे विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से चर्म रोग होगा, वृद्धि कम होगी, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए विटामिन B3 का सोर्स देखिए, ईस्ट है, मांस है, मछली, अंडे, दूध, फलियां। अब यहाँ पर अंडे, दूध, मांस, मूंगफली किस में आ जाएंगे? विटामिन B5 में, ठीक है। विटामिन B6 याद करिए, इसमें रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया हो जाता है, स्किन रिलेटेड डिजीज़ होंगी, चर्म रोग, और पेशियों में ऐंठन होने लगती है विटामिन B6 की कमी से। पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, दूध, ईस्ट, अनाज और मांस में मिलेगा विटामिन B6। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसको बायोटिन बोलते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं।
विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D है कैल्सीफेरॉल, विटामिन E है टोकोफेरॉल और विटामिन K है नेप्थोक्विनोन। तो विटामिन B7 इसकी कमी से क्या होगा, इससे चर्म रोग होगा और बाल का झड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको विटामिन H भी इसीलिए बोलते हैं। H याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है। और विटामिन B7 भी इसको बोला जाता है। मिलेगा किसमें, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल में। विटामिन B9 फॉलिक एसिड बोला जाता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता होगा, कुंठित वृद्धि होगी, वृद्धि रुक जाती है। हरी सब्जी, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे खाने की ज़रूरत है तो वृद्धि नहीं रुकेगी। विटामिन B12 किस में होगा, इसमें देखिए घातक रक्त क्षीणता होगी और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं साइनोकोबालेमिन की कमी से। मांस, मछली, अंडा, दूध में मिलेगा। विटामिन C से इसकी कमी से स्कर्वी रोग होगा, दांतों के मसूड़े जो होते हैं उनसे ब्लड आने लगता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी। ये किस में मिलेगा, जितने भी खट्टे फल हैं जैसे कि आंवला, नींबू के जितने भी फल होंगे, नींबू वंश के, टमाटर, सब्जी। विटामिन D कहलाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम आ गया ना इसमें। तो कैल्शियम किस में होता है, आपकी हड्डियों में होता है, तो इसकी वजह से हड्डियों में दिक्कत होगी। सूखा रोग होता है बच्चों में, इसको रिकेट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोमेलिसिया होता है जो कि यंग लोग होते हैं उनमें होता है, या फिर जो भी बच्चों को छोड़ करके जो भी हैं पर्सन्स उनमें ऑस्टियोमेलिसिया होगा, क्योंकि उनकी जो अस्थियां हैं उनकी मजबूती कम होने लगेगी। इसे अस्थि मृदुता करके भी लिख के दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य में जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश में संश्लेषण नहीं होगा, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो लेने पर इस विटामिन की सिंथेसिस आपकी बॉडी में होने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन E, टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको। और इसकी कमी से क्या होगा, जनन क्षमता की कमी होगी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होंगी। और विटामिन E से स्किन भी आपकी अच्छी रहती है। तो तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में विटामिन E पाया जाता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर विटामिन K की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आपका ब्लड बहता ही रहेगा। हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन में पाया जाता है। अब इसमें से एक और फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, तो B और C जल में घुलनशील हैं, सिर्फ 2। इसके अलावा जितनी भी विटामिन है वो सारी वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल। तो जो जल में घुलनशील होंगी तो बॉडी से जल के साथ बाहर निकल जाएंगी यूरिन के थ्रू, बाकी आपकी बॉडी में रहती हैं। इसलिए B और C बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, इसको रेगुलर बेसिस पे आपको लेना होता है। इसके अलावा A, D, E, K ये सारे फैट सॉल्युबल हैं, ये आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव में होने वाले कुछ रोग। अब ये संक्रामक रोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो विषाणु से होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, सबसे पहले वो समझिए। हर्पीज़ में त्वचा से रिलेटेड ये डिजीज़ है। फिर इन्फ्लुएंजा इसमें क्या होता है, श्वसकी जो तंत्र है, जो श्वसन तंत्र है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पोलियो में मांसपेशियां और तंत्रिका प्रभावित होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए रेबीज से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। और मम्स से लार संबंधी ग्रंथि जो है, लार ग्रंथियां हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है मम्स में। रोहा इसको ट्रैकोमा भी बोलते हैं, इससे नेत्र संबंधित बीमारी होगी। उसी तरह की एक और इन्फेक्शियस डिजीज़ है कंजक्टिवाइटिस, ये होता है नेत्र में। पीलिया में, जॉइंटिस में लीवर संबंधित रोग होता है। और हमने पोलियो में तो पढ़ ही लिया, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र संबंधी ये रोग है। अब हम लोग जब रोग पढ़ ही रहे हैं तो डेफिशिएंसी से, किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, ये भी लिस्ट तुरंत देख लेंगे। एनीमिया होगा आयरन की कमी से, मतलब रक्त की कमी आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी अभी पढ़ा विटामिन C की कमी से। लेकिन जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। आपने बहुत ऐड भी देखा होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, टाटा सॉल्ट में आयोडीन है, इस तरीके का आपने सुना होगा ऐड। फिर मेराजमस है, इसमें क्या होता है, लंबे समय तक अगर आप उपवास करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, फिर आपका फैट खत्म होगा, फैट के बाद आपकी प्रोटीन भी क्या होगी, ब्रेक होने लगेगी। तो लास्ट जो ये स्टेज है उसको बोलते हैं मेराजमस। तो प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों में कमी आ जाती है मेराजमस में। क्वाशियोरकर बच्चों में देखा होगा प्रोटीन की कमी से होता है, पेट बाहर निकल आता है, दुबले पतले से होते हैं, इसको क्वाशियोरकर बोलते हैं। बच्चों में रिकेट्स अभी पढ़ा था विटामिन D की कमी से, ठीक है। मवेशियों में मेडकाउ रोग होता है, ये प्रियन नामक प्रोटीन के कारण होता है, प्रियन नामक, ठीक है। मधुमेह अभी पढ़ा, डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से। शुष्काक्षिपाक या फिर जीरोप्थैल्मिया अभी पढ़ा था, ये आपको दिया जाएगा, ज़्यादातर जीरोप्थैल्मिया लिखा मिलेगा विटामिन A की कमी से।
इसके अलावा विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होगा। अस्थि मृदुता जिसे ऑस्टियोमेलेसिया भी मैंने समझाया था, वो विटामिन डी की कमी से। हैमरेज बोलते हैं या रक्तस्राव, मतलब कि आपका खून का थक्का नहीं जम रहा है, विटामिन के की कमी होगी। रतौंधी, इसका मतलब है विटामिन ए की कमी है। अगली कुछ डिजीज़ आपको पढ़नी है जो अक्सर करके एग्जाम में दी जाती है और इनके आपको कॉजिंग एजेंट बताने होते हैं। और पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसमें देखिए जो पूरी लिस्ट दी गई है ये बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब इनके कॉजिंग एजेंट याद करना बहुत आसान है। पता है जो आपको रोग है, अगर आपको उसका नाम पता है, सही से इंग्लिश में याद है उसका टर्म, तो आप उसका क्या करेंगे, आसानी से ढूंढ लेंगे उसका जो कॉजिंग एजेंट है या बैक्टीरिया है। जैसे कि हैज़ा की बात करते हैं, हैज़ा को बोलते हैं कॉलेरा, बोलते हैं ना, तो इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, विब्रियो कॉलेरी। देखो लास्ट में कॉलेरी लगा हुआ है। ऐसी डायरिया याद करिए, ठीक है। डायरिया का हो गया सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसको बोलते हैं टाइफीम्यूरियम, सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग, ये होता है पॉस्चुरेला पेस्टिस और यर्सेनिया पेस्टिस की वजह से। कोढ़, इसको लेप्रेसी बोलते हैं। अब लेप्रेसी है तो माइकोबैक्टीरियम के आगे लेप्री लगा दीजिए तो इसका कोढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट है तपेदिक, इसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग या यक्ष्मा भी बोला जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस तो सिंपल सा है, माइकोबैक्टीरियम के बाद ट्यूबरकुलोसिस लगा दीजिए, उसका कॉजिंग एजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया में भी देखिए लास्ट में निमोनिया लगा हुआ है, डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये इसके कॉजिंग एजेंट हैं। टाइफाइड, टाइफाइड का क्या हो जाएगा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, उसी का लास्ट में आ गया। डिप्थीरिया में कोरिन बैक्टीरियम, डिप्थीरी देखिए आ गया। एजेंट है निसेरिया गोनोरियाई, इसको सुजाग भी बोलते हैं। सिफिलिस में आप देखिए ट्रेपोनीमा पैलिडम है इसका कॉजिंग एजेंट। काली खांसी या कुकुर खांसी को इंग्लिश में पर्ट्यूसिस बोला जाता है। और लास्ट में देखिए इसमें बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस भी लगा हुआ है, तो पर्ट्यूसिस से आप याद कर लोगे, इसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं काली खांसी को। नेक्स्ट है लॉकजा या फिर टिटेनस बोलते हैं, इसको धनुष टंकार भी कहा जाता है। तो टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, लास्ट में टिटेनी आ गया। सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो मुझे लगता है अब आपको बैक्टीरिया याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है और कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से हो रहे हैं ये आपको ज़रूर याद रखना है। हैज़ा, डायरिया, प्लेग, कोल्ड, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, पर्ट्यूसिस, टिटनस, सिफिलिस, ये सारे किससे होंगे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखिए कुछ रोग के लिए टीके दिए जाते हैं, ठीक है। ये टीके कौन कौन से, इनका क्या नाम है, किस रोग के लिए कौन सा टीका दिया जाता है वो मैं अभी याद करा दूंगी आपको। जैसे कि टिटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी, इन सभी के लिए एक टीका लगता है, वो है डीपी टीका। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस ही तो बोलते हैं ना काली खांसी को, और फिर आप देखेंगे टी फॉर टिटनस, तो DPT बन जाएगा, है ना, सबका पहला वर्ड ले लीजिएगा। और ये टीबी के लिए लगेगा BCG, तपेदिक के लिए BCG दिया जाता है, पोलियो के लिए पोलियो सबको याद ही है। टाइफाइड के लिए टैब लगता है, TAB लिखा हुआ है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, टैब, टाइफाइड के लिए टैब, हो गया ना। तो ये आपको टीके याद रखने हैं इसके। अब आज की क्लास की ये लास्ट लिस्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसमें भी कुछ अंतःस्रावी रोग दिए गए हैं, ठीक है। इन रोग को देखेंगे और किस कमी से या किसके अधिक श्रावण से, किस हार्मोन के श्रावण से ये डिजीज़ हो रही है ये याद करना। जैसे कि टिटेनी जो हो रहा है ये पैराथ हार्मोन के अल्प श्रावण से, मतलब अगर इसका कम सिक्रीशन होगा पैराथ हार्मोन का तो टिटेनी हो जाएगा। विरिलिज्म याद करिए एड्रेनालिन के अधिक श्रावण से हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलिटस ये इंसुलिन हार्मोन के कम श्रावण से होगा। एक इंसिपिडस भी होता है, ये देखिए मधुमेह इंसिपिडस, इसमें वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन की कमी होगी तो मेलिटस होगा, और जब वैसोप्रेसिन की कमी होगी तो इंसिपिडस होगा। एडिसन रोग होता है कॉर्टिन हार्मोन के कम श्रावण से। बौनापन, ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो बौनापन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि सिक्रीट करती है, पढ़ा था भी हम लोगों ने। एक्रोमेगली होता है ग्रोथ हार्मोन के अधिक श्रावण से। मिक्सिडीमा होगा थायरॉक्सिन के बहुत कम श्रावण से, अत्यल्प का मतलब बहुत कमी हो जाएगी तो मिक्सिडीमा होगा। ग्रेव्स रोग याद रखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत ज़्यादा श्रावण से होता है। महाकायता, पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका से STH हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होगा, महाकायता। घेंगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इसको तैयार रखिएगा। फिर एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, इसमें क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक मात्रा में श्रावण, मतलब जब कमी होगी तो घेंगा होगा। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर इसे भी बोलते हैं, लेकिन जब एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर होगा तब उसमें क्या होगा कि अधिक श्रावण होगा,
कमी से सिर्फ गोइटर याद रखना है। तो आज मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश की है, जिसमें मैंने बायो के टॉपिक्स लिए हैं, सब एक साथ एक जगह कवर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना सुझाव देते रहिए, आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। देखिए आर का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द है और PCS का भी 1 मंथ के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, तो रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोग करते रहिए। ऐसी और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।